हेलो गाइस, तो आज मैं एक 2D जैपनीज एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी सीरीज की एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगी। तो आज की हमारी स्टोरी है एक सुपर ह्यूमन की जिसका काम इंसानों को प्रोटेक्ट करना हुआ करता था, जो अब हज़ारों सालों बाद जब वो अपनी नींद से जगता है तो वो इस बदली हुई दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है और वो इसे समझने के लिए एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ इसके एस रैंक होने के बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सैकड़ों सालों पहले ह्यूमंस एक ऐसी स्पेशाइज थी जो बहुत वीक थी और छोटे से छोटे जानवर के सामने भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। ह्यूमंस का हाल बहुत बुरा था। स्ट्रेंथ और लड़ाई के मामले में उनके पास ना तो वेपन्स थे, ना ही फाइटिंग, ना कोई आर्ट और ना ही वो किसी भी तरीके के नेचुरल क्लाइमेटी से अपनी रक्षा कर सकते थे। फिर उन्होंने एक ऐसे लोगों का ग्रुप डिस्कवर किया जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखते थे और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इंसानों ने इन्हें नॉबल्स बुलाना शुरू कर दिया। पहले तो ये नॉबल्स ह्यूमंस से सतर्क रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रियलाइज किया कि ह्यूमंस एक्चुअल में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है और तो और वो अपने आप की वो रक्षा भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि ह्यूमन से मिलने वाली उन्हें रिस्पेक्ट के कारण नॉबल्स ने एक फिलॉसफी अडॉप्ट की जिसे नॉबलेस ऑब्लाइज कहा गया। तो इसका मतलब था कि हर नॉबल को किसी भी कीमत पे ह्यूमंस की रक्षा करनी होगी। इस तरह नॉबल्स और ह्यूमंस ने एक स्पेशल बॉन्ड बना लिया, जिसमें नॉबल्स यहाँ पे क्लियरली इंसानों से ऊपर के रैंक के थे, जिससे उन्होंने ह्यूमंस की रिस्पेक्ट और एडमिरेशन को हासिल किया। ह्यूमंस ने हर जरूरी काम को पूरा किया, जबकि नॉबल्स ने इस बात का ध्यान रखा कि कोई मासूम इंसान कभी हर्ट ना हो। फिर हजारों सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। रे जो नॉबल्स का हेड था वो हाल ही में जगा है, जब कुछ अनजान हमलावर ने उसका कॉफिन खोल दिया। वो ये देख के शॉक हो गया कि दुनिया कितनी बदल गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और जहाँ भी वो जाता है उसे ह्यूमन से क्रिएशंस दिखाए जाते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। वो इधर उधर यहाँ पे कुछ देर भटकता है और अपने सर्वेंट फ्रैंक को ढूंढ लेता है। फ्रैंक रे को देख के शॉक हो जाता है और तुरंत उसे अपने घर ले जाता है ताकि रे को अभी की दुनिया के बदलाव के बारे में बता सके। तो अब रे को ये सब देखकर हैरानी होती है कि इंसानी दुनिया कितनी बदल गई है और वो इसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। फ्रैंक जो है एक हाई स्कूल का डायरेक्टर है, रे को अपने क्लास में एनरोल करवा देता है तो ताकि वो मॉडर्न ह्यूमंस के साथ अब कुछ टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सके और वो डेवलपमेंट देख सके जो उसने हजारों सालों में नहीं देखा है। रे जल्दी ही एक लंबे लाल बालों वाले लड़के से दोस्ती कर लेता है, तो जिसका नाम शीन है। वो एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट और लाजवाब एथलीट है। रे को ये देख के सरप्राइज होता है कि ये ह्यूमंस कितने कैजुअली उसे यानी एक नॉबल को किसी आम इंसान की तरह मिलजुल रहे हैं, जबकि हजारों साल पहले इंसान इन नॉबल्स के सामने झुके रहते थे। खैर, रे को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस ने अपनी वो महसूस करने वाली जो खूबी है वो खो दी है, जो नॉबल्स को पहचान सकती थी, जो दिखाता है कि शायद अब वो उन पर इतने डिपेंडेबल नहीं है। एक रात जब वो फ्रैंक के साथ इवनिंग टी पी रहा होता है, एक अनजान इंसान उनके पास आता है और अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम मार्क है। वो बताता है कि वो एक मॉडिफाइड ह्यूमन है जो कि एक इविल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूनियन द्वारा बनाया गया था। उसके मुताबिक उन्हें टेस्ट ट्यूब में क्रिएट किया गया था, लेकिन उन्हें कभी कोई नाम नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ उनके सीरियल नंबर से उनका पहचान किया जाता है। उन्हें अनगिनत ड्रग्स और चाइल्ड मेडिसिन इंजेक्ट की गई और उनकी हालत इतनी भी बुरी थी कि उसके सब फ्रेंड्स एक नए प्रोसेस के दौरान मर गए, सिवाय उसके और उसके एक फ्रेंड के, जो दोनों सरवाइव यहाँ पे कर गए और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एबिलिटीज हासिल की। बहुत सारी यहाँ पे वो छुपी हुई ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की कोशिश की और एंड में वो यूनियन से अपने फ्रेंड के साथ भाग निकला, जो फिलहाल अपने मकसद ढूंढने के लिए अलग रास्ते चले गए। डायरेक्टर फ्रैंक ने मार्क को इन्वाइट किया और उसकी एबिलिटीज और स्कूल के स्टूडेंट्स की जान बचाने के बारे में सुन के तो उसे अपने घर में रहने को कहा और काम करने को कहा, क्योंकि यूनियन उसके पीछे अपने आदमी भेजती रहेगी ताकि उसे मार सके। मार्क थोड़ी देर सोचता है और पूछता है कि उसे बदले में क्या चाहिए। फ्रैंक उस पर हंसता है और कहता है कि अभी के लिए उसे सिर्फ स्कूल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। मार्क मान जाता है। अगले दिन रे स्कूल जाता है और तुरंत लड़कियों के ग्रुप का ध्यान खींच लेता है, जो उसके शाही स्वभाव और नजाकत से इम्प्रेस होती है। फिर रे क्लासरूम में जाता है और देखता है कि शीन का हाथ फ्रैक्चर है और उसने एक कास्ट पहनी है जिस पर उसके दोस्तों ने डूडल किया हुआ है। रे डिसाइड करता है कि वो भी सजीव हरकत को ट्राई यहाँ पे करेगा और अपना मार्कर निकालकर उसकी कास्ट पर डूडल करने लगता है। फिर वो यहाँ पे बैठ जाता है और उनके साथ क्लास अटेंड करता है और लंच पर भी उनके साथ जाता है, जहाँ वो हर रोज रैमेन खाने पर जोर देता है
क्योंकि जब से उसने ये रेमन चखी है वो अपने समय के खाने पर वापस नहीं जाना चाहता था। क्लास के बाद शीन और उसका लोसर दोस्त मोबाइल गेम्स खेलने की बात करते हैं और रे से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहेगा। रे को लेकिन मोबाइल फोन क्या होता है उसका कोई आइडिया नहीं है और वो हैरान होता है। लोसर उसे समझता है कि मोबाइल फोन एक बहुत ही जरूरी टूल है आज के समय में, क्योंकि जब तुम्हारे पास ये होता है तो तुम कभी खो नहीं सकते, कभी बोर नहीं हो सकते और यहाँ पे किसी भी वक्त बात यहाँ पे तुम वो कर सकते हो। रे को यकीन नहीं होता कि ऐसी चीज़ एक्सिस्ट यहाँ पे करती है और वो शाम को फ्रैंक के पास जाता है जो स्कूल के छत के ऊपर चिल यहाँ पे कर रहा होता है और उसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो शीन ने मोबाइल के बारे में बताई थी। फ्रैंक उस पर मुस्कुराता है और कहता है कि दुनिया काफ़ी बदल गई है जब से तुम सो गए थे और ऐसी टेक्नोलॉजी अब एग्जिस्ट यहाँ पे वो करती है। फ्रैंक अगले दिन रे के लिए सबसे मॉडर्न हाई स्पेक स्मार्टफोन ले आता है जो रे अपनी क्लास में ले जाता है। शीन और उसका दोस्त ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए यहाँ पे हैप्पी है। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि रे को फ़ोन कैसे चलाना है उसका कोई आइडिया नहीं है। शीन उसे उसका नंबर और ईमेल पूछता है और रे ब्लैंकली देखता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि नंबर और ईमेल का मतलब क्या होता है और वो उसे ये सब क्यों मांग रहे हैं। लोसर दोस्त उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और उसे सिखाता है कैसे उसे इस्तेमाल करना है। वो उसे ईमेल कैसे भेजनी है ये भी बताता है जो रे तुरंत सीख जाता है और लंच के दौरान फ्रैंक को ईमेल भेजना शुरू कर देता है। उस दिन लंच करते वक्त इन तीनों को स्कूल प्लेग्राउंड से बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है और वो इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे अब कुछ नशीली लोग अपने यहाँ पे गाड़ियों के साथ स्कूल प्रॉपर्टी में आ गए हैं और यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को तंग यहाँ पे कर रहे हैं और मेल स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। रे इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उस समय में उसने ह्यूमंस को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा था। उनमें से एक नशे में धुत आदमी जेनिटोर को पकड़ता है और उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन शीन रश करता है और अपने इंजर्ड हाथ से ही पंच को ब्लॉक कर लेता है। वो आदमी शीन को देखता है और उस पर अपनी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारने का इल्ज़ाम लगाता है। लॉसर शीन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शीन जवाब देता है कि वो गिरने वाली थी इसलिए उसने बस उसे पकड़ लिया। उस आदमी को लेकिन ये सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और उसके साथ ही बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। शीन उसे वार्न करता है और कहता है कि वो यहाँ से वो चला जाए, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और शीन पर पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। शीन ज़्यादा पंचेस डोज करता है लेकिन यहाँ पे कॉर्नर में आकर फंस जाता है और एक पंच सीधा उसके चेहरे पर लग जाता है। रे ये तमाशा देख रहा होता है और मार्क को गौर से देख रहा होता है जो सच में सब कुछ रोकना चाहता है लेकिन अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को रिवील करने से डरता है। गून शीन को किक करने लगता है और उसका सर कुचलने की कोशिश करता है लेकिन शीन रोल कर जाता है। गून उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन शीन उसके पंचेस को डोज करता है और फिर अपना एक पंच उसके चेहरे पर मार देता है। गून और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हैवी पंचेस मारने लगता है जबकि शीन अपने इंजर्ड हाथ से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसके कांच टूटने लगते हैं और गून उसके पेट पर पंच मारकर उसे लॉसर पर फेंक देता है। दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। गून शीनी की तरफ बढ़ता है लेकिन जेनिटोर उसे रोकता है और कहता है कि वो स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा, लेकिन गून उसकी बात नहीं सुनता और जेनिटोर को उसका गला पकड़ कर उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ करने से पहले मार्क शांति से उसकी तरफ चलता है और उसे जेनिटोर को छोड़ने के लिए कहता है। गून उसे देखता है और कहता है कि बेहतर होगा वो दूर रहे अगर वो मार खाना नहीं चाहता। मार्क फिर से रिप्लाई करता है और कहता है कि जेनिटोर को छोड़ दो। यहाँ पे गून जेनिटोर को गिरा देता है और मार्क को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन मार्क बहुत ही तेज़ है और आसानी से उसके पंच रोज कर लेता है। फिर उसकी चेन पकड़कर उसका सारा ज़मीन पर दे मारता है। गून मार्क का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि मार्क उसको छोड़ दे, लेकिन उसे समझ आता है कि मार्क बहुत स्ट्रांग है। मार्क फिर उस गून को एक गाड़ी को अगेंस्ट जोर से फेंक देता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है जो उसको इतना डरा देती है कि वो तुरंत अपनी गैंग के साथ भाग जाता है। सब लोग मार्क के लिए यहाँ पे चीयर कर रहे होते हैं जिससे मार्क सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे तारीफ की आदत नहीं है। रे ये सब देखते हुए अंदर वापस जाता है और अपना रेमन फिनिश करते हुए धीरे धीरे समझता है कि ह्यूमंस कितने डेंजरस हो गए हैं पुराने दिनों के मुकाबले। अब अगला दिन यूजुअल तरीके से शुरू होता है और शीन हमेशा की तरह लेट होता है। क्लास के लिए टीचर फाइनली 2 नए स्टूडेंट्स के साथ क्लास में आता है। टीचर बताते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं कोरिया से लड़का जो छोटा है और जिसके बाल स्पाइकी हैं।
अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम रेगिस बताता है, जबकि लड़की अपना नाम सारा बताती है। टीचर फिर शीन को कहता है कि उसका काम है इन्हें पूरे स्कूल का टूर देना, तो जिससे वो आधे मन से मानना उसको पड़ता है। रे तुरंत रियलाइज करता है कि ये स्टूडेंट्स नोबल्स हैं और ऑर्डिनरी ह्यूमंस नहीं हैं, और नए स्टूडेंट्स भी रे की अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ऑरा नोटिस करते हैं, जो कि एक नोबल के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। सब लोग दोपहर को लंच के लिए बैठे हैं और शीन नोटिस करता है कि ये नए स्टूडेंट्स भी मॉडर्न चीज़ों में थोड़े कच्चे लगते हैं। बिल्कुल रे की तरह रेगिस चॉपस्टिक्स यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है, जबकि सारा बस फ़ोन यूज़ करने का फैसला यहाँ पे करती है। उसी दिन बाद में शीन, लॉसर, रेगिस, सारा और रे सब फ्रैंक के घर जाते हैं, जहाँ वो हैंग आउट कर रहे होते हैं। जब फ्रैंक अंदर आता है तो वो सरप्राइज्ड और गुस्से में होता है, ये देखकर कि शीन और उसके फ्रेंड्स इस जगह को गंदा कर रहे हैं। लेकिन वो जानता है कि ये रे के फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने गुस्से को काबू में यहाँ पे करते हुए उन्हें वेलकम करता है और किचन में बर्तन धोना चला जाता है। जब वो वापस आता है तो शीन उसे कहता है कि ना तो सारा और ना ही रेगिस के पास ही टाउन में रहने की जगह है, और पूछता है कि क्या फ्रैंक उन्हें अपने घर में रहने दे सकता है। फ्रैंक ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन रे की वजह से वो मजबूर हो जाता है और उन्हें अपने घर में रहने देने के लिए मान जाता है। जब रे कहता है कि उसे भी इस बात से कोई इतराज़ नहीं है। अगले दिन स्कूल में आए गुंडों का वही ग्रुप रे, शीन, लॉसर और सारा को रोक लेता है। जब वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं, वो गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उनमें से एक रे पे चाकू भी तान लेता है। शीन उन्हें कहता है कि उसके फ्रेंड्स को नुकसान ना पहुँचाए तो वो उनके साथ चलेगा, लेकिन वो उन सबको अपने गैंग के अड्डे पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें यहाँ पे गुंडों का एक बड़ा ग्रुप घेर लेता है। बॉस शीन को देखता है और कहता है कि आज उसे एक सबक सिखाया जाएगा। शीन लॉसर को कहता है कि सारा और रे को ले जाकर एक साइड हो जाए, जबकि वो अपना बैग फेंकता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। एक लड़का उसको तरफ पंच मारते हुए रश करता है, लेकिन शीन आसानी से उसका पंच डोज करता है और पीछे से होने वाले अटैक को भी डोज करता है और अटैकर को ग्राउंड पे पंच कर देता है। एक और लड़का उसे वुडन स्टफ से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन शीन इजीली उसे डोज करके उसके फेस पर अपनी नी मार देता है। दो और लड़के उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक्स आसानी से डॉज करके स्ट्रॉन्ग काउंटर पंचेस डिलीवर करता है। हालांकि धीरे धीरे वो उन गुंडों के ग्रुप से घिरा जाता है और उनमें से एक उसे पीछे से पकड़ लेता है, जबकि दूसरा उसे हिट करने की कोशिश करता है। वो अपनी रक्षा कर पाता है, लेकिन फिर एक लड़का पीछे से उसे वहाँ पे वो चौके करने की कोशिश करता है। ये देखते ही रे एकदम से आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन शीन चिल्लाकर उसे पीछे रहने को कहता है और अपने जुजित्सु स्किल्स का यूज करके बड़े लड़के को दूर फेंक देता है। वो लगातार गूंज से घिरता जा रहा था और लगभग हार मानने वाला था, लेकिन तब रेगिस और सारा वहाँ पहुँचते हैं। रेगिस इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे रोकता है और कहता है कि अपनी अजीब पावर ह्यूमंस को मत दिखाओ। रेगिस शीन को देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो हेल्पलेस नहीं है, बल्कि वो फिर से मोमेंटम पकड़ लेता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। रे शॉक्ड है देखकर कि एक ह्यूमन अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर रहा है, जो कि नोबल्स का काम होता था। लेकिन वो कहता है कि ह्यूमंस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने पर अपनी रक्षा करना सीख लिया है। एक गून लॉसर को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शीन उसे किक मारकर रोक देता है। उन गूंस का लीडर फाइनली टैंग आ जाता है और गन निकालकर शीन पर पॉइंट करता है। रे इस पॉइंट पे इंटरवेयर करने लगता है और लीडर के सामने आके उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ज़मीन पे गिरा देता है। ब्रूट स्टील पाइप से रे पे वार करने की कोशिश करता है, लेकिन रे अपने हाथ से पाइप को रोक लेता है। गुस्से में शीन लीडर को फेस पर पंच करने वाला होता है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि अब बस। शीन पीछे हट जाता है और उन्हें कहता है कि अगर कभी बदला लेना हो तो उस पर अकेला अटैक करना चाहिए। अब वापस यहाँ पे घर जाते हुए रेगिस यहाँ पे वो कमेंट करता है कि ह्यूमंस अब पहले से बहुत ज़्यादा सेवेज हो गए हैं। मार्क इस पर रिप्लाई करता है कि उसने अभी तक ह्यूमंस के वैसे सेवेज और हर्टलेस एक्ट्स नहीं देखे जो वो अब करने के कैपेबल हैं। अगली रात सब डिनर के लिए बैठे होते हैं, जब रेगिस और मारी एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। रेगिस को ये पसंद नहीं आता कि मार्क ने अपनी ह्यूमैनिटी को सुपर ह्यूमन पावर्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि मार्क रेगिस को ट्रेटर ऑफ ह्यूमैनिटी बोलने के लिए नफरत करता है। फ्रैंक फाइनली टैंक को आके रोकता है और कहता है कि वो लोग अपना फैलाया रायता अपने आप पे खुद साफ करें। सारा एक स्वीटहार्ट की तरह ऑटोमेटिकली सफाई शुरू कर देती है, जबकि रेगिस आर्ग्यू करते हुए साफ कर रहा होता है और फ्रैंक से पूछता है कि रे क्यों नहीं साफ यहाँ पे करता।
फ्रैंक उसे साफ इग्नोर कर देता है और कन्वर्सेशन शिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेगिस पुश करता रहता है और कहता है कि रे को भी साफ करना चाहिए। इससे पहले कि फ्रैंक उसे चुप कराए, रे सिंपली उठता है, एक रैपर को बीन में डालता है और वापस चल देता है। फ्रैंक यहाँ पे राहत एम के सांस लेता है और सफाई शुरू कर देता है। अगले दिन स्कूल में फ्रैंक और रे मार्क को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और फ्रैंक इन्फॉर्म करता है कि उसने मार्क के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोल दिया है। मार्क सरप्राइज होता है और पूछता है कि ऐसा क्यों किया। फ्रैंक उसे देखता है और कहता है कि वो उनके लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसे सैलरी भेजने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। ये सुनकर मार्क बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले कभी उसे किसी ने सैलरी ऑफर नहीं की थी। वो अपने पूरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है और बाहर चला जाता है। शाम को अब घर वापस जाते हुए दो आदमी उसे रोक लेते हैं। एक क्रेजी दिखने वाला आदमी है और दूसरा एक मोटा आदमी है जो यहाँ पे चिकन लेग पीस खा रहा है। तो वो जोकर जैसे दिखने वाला आदमी मार्क को कहता है कि उनका उसके साथ बिजनेस है और उसे उनके कोड नेम से बुलाता है। ये सुनकर मार्क के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगते हैं, क्योंकि यूनियन के अलावा कोई उसका कोड नेम नहीं जानता। वो उनसे उनकी पहचान पूछता है और वो अपने आप को शार्क और हैमर इंट्रोड्यूस करते हैं। शार्क बताता है कि वो डीए के लिए यहाँ पे वो काम करते हैं, जो यूनियन स्पेशल ऑपरेशन टीम है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, जिसपे शार्क जवाब देता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं और वो उसके कॉमरेड को भी इंसल्ट करते हैं। मार्क गुस्से में आता है और शार्क रियलाइज करता है और उससे और गुस्सा दिलाता है। मार्क वोल्वरिन बन जाता है और शार्क पर अटैक करता है, लेकिन शार्क उसके सभी अटैक्स डॉज कर लेता है और उसके यहाँ पे गट में किक करता है। फिर वो उसके चेस्ट पे चढ़ जाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बेकार साइंस एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मार्क फिर से वोल्वरिन बन जाता है और शार्क पर अटैक करता है, लेकिन शार्क टाइम से जंप बैक कर देता है। मार्क रिपोजिशन होता है और शार्क उसे कुछ सोचने का मौका नहीं देता और यहाँ पे एक नाइफ के साथ रश करता है। मार्क पहले अटैक को मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है, लेकिन शार्क के अटैक्स लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होते हैं। मार्क यहाँ पे रियलाइज करता है कि शार्क उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके पास कोई चांस नहीं बचेगा। शार्क फाइनली उसके डिफेंस को तोड़ देता है और उसके शोल्डर और लेग्स पे कट मार देता है और एक स्पेशल अटैक लैंड करता है जो उसके बॉडी पे बहुत सारे स्लैशेस डिलीवर करता है। मार्क पीछे हटकर एक घुटने पे गिर जाता है और सांस लेने की कोशिश करता है, जबकि हैमर पीछे से शार्क को कहता है कि उसे मत मारो। शार्क आगे बढ़ता है लेकिन रुक जाता है जब वो देखता है कि शारा और रेगिस मार्क के पीछे खड़े हैं। मार्क पीछे देखता है और दोनों को देखकर शॉक होता है। वो उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहता है और बोलता है कि उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। रेगिस कॉन्फिडेंट था अपनी एबिलिटीज को लेकर, इसलिए वो शार्क से बात करने लगता है। ये सुन के शार्क गुस्सा होता है और रेगिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क बीच में आ जाता है। उसका वार यहाँ पे वो अपने आप पर ले लेता है। रेगिस फिर भी इस पर ध्यान नहीं देता और यहाँ पे बात करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार मार्क चिल्लाकर उसे चुप कराने को कहता है। शार्क आगे बढ़ता है लेकिन रुक जाता है जब एक आदमी मार्क के पीछे लैंड करता है और शार्क को रुकने को कहता है। मार्क पीछे देखता है और रियलाइज करता है कि वो आदमी रांस है, डीए का लीडर। रांस शार्क को बैक ऑफ करने को कहता है क्योंकि वो मार्क को जिंदा चाहता है और मार्क को उनके साथ चलने को बोलता है। मार्क बिना किसी इनकार के मान जाता है अगर वो रेगिस और शारा को बिना नुकसान पहुंचाए जाने देंगे। रांस ये शर्त मान जाता है और वो मार्क को अपने साथ ले जाता है। रेगिस और सारा फ्रैंक के घर वापस लौट आते हैं, लेकिन जब उनसे मार्क के बारे में पूछा जाता है रेगिस इसका कोई जवाब नहीं देता। तो क्योंकि वो गुस्से में होता है मार्क से, क्योंकि उसने उसे लड़ने से रोका, फ्रैंक सारा से पूछता है कि क्या हुआ और वो इन्फॉर्म करती है कि वो लोग वापस जा रहे थे जब उन्होंने मार्क को दो लोगों के साथ देखा जिन्हें वो नहीं जानती थी। उन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, लेकिन अंत में मार्क अपनी मर्जी से उनके साथ चला गया। फ्रैंक उसका शुक्रिया अदा करता है इन्फॉर्मेशन के लिए और सोचता है कि क्या हो सकता था। उसे पता है कि वो लोग जो सारा ने देखे वो यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मार्क उन्हें साथ रेगिस और सारा को बचाने के लिए गया, या फिर वो एक्चुअली एक स्पाई था जो रे के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था और जब उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया तो वापस चला गया। मार्क को एक सेफ हाउस ले जाया जाता है जहां शार्क उसे मार कर रहा होता है ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सके। रांस उसे रुकने को कहता है और मार्क से सिंपली पूछता है कि उसे कॉफिन का क्या हुआ जो उसे रिट्राइव करने के लिए कहा गया था। जब मार्क जवाब देने से मना कर देता है तो रांस पूछता है कि क्या उसे यूनियन ने चुप रहने को कहा है। ये सुनकर मार्क रियलाइज करता है कि वो लोग नहीं जानते कि उसने यूनियन को धोखा देकर वहां भाग निकला है और उसी ने नॉवलिस्ट को कॉफिन से रिलीज किया। शार्क फिर से उसे किक करता है और कहता है कि उसका मिशन अब मैटर नहीं करता क्योंकि अब डीए का मिशन उनकी प्रायोरिटी है।
मार्क रियलाइज़ करता है कि वो सिचुएशन का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन देगा अगर वो एक अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। राज उसे देखता है और कहता है कि तुम कोई सौदा करने की हालत में नहीं हो और अगर वो चाहे तो यूनियन का ट्रुथ सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे तुम सब कुछ ऐसे ही बक दोगे। तो मार्क मुस्कुराते हुए कहता है कि ट्रुथ सीरम उस पर काम नहीं यहाँ पे करेगा और वो मर जाएगा इससे पहले कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। जब तक वो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे देता जो वो चाहते हैं, इसका बस एक रास्ता है कि वो एक अग्रीमेंट कर ले। राज उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए और वो जवाब देता है कि उसे MAS में मारे गए अपने सभी कॉमरेड्स की जानकारी चाहिए। राज पूछता है कि वो ये अग्रीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन मार्क को DA के मेंबर्स के बारे में पता है और कहता है कि उनके टीम में एक हैकर है और यूनियन सिस्टम को हैक करना उनके लिए बच्चों का खेल होगा। हैकर जिसका नाम ताऊ है पीछे से मुस्कुराता है और कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। राज कहता है कि उनका डील हो गया है और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मार्क कहता है कि उसे भूख लगी है। समय जो जितना हो सके खरीदने की कोशिश कर रहा है। शार्क और फैटी को मार्क का जिम्मेदार बनाया जाता है और शार्क तुरंत उसे मारना शुरू कर देता है इन्फॉर्मेशन पूछते हुए, लेकिन मार्क कहता है कि वो तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जब तक उसे उसका हिसाब नहीं मिलता। शार्क उस पर गुस्सा हो जाता है, एक चाकू निकालता है और उसे धमकाता है। मार्क कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो क्रांस के डायरेक्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन वो उसे पा सकते थे वो यहाँ पे खो देगा। तभी एक लंबे बालों वाला आदमी ताऊ के साथ आता है और शार्क से पीछे हटने के लिए कहता है। शार्क अपने टीममेट पर अपना गुस्सा निकालता है और लंबे बालों वाले आदमी का सॉफ्टी कहता है और उसे कहता है कि जब उनका नाम एरिया को यहाँ पे वो क्लियर यहाँ पे करना था तब उसने औरतों और बच्चों को क्यों जिंदा छोड़ दिया। लंबे बालों वाला आदमी उसे कहता है कि वो उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो उनके लिए वो यहाँ पे डेंजर नहीं थे, लेकिन शार्क बताता है कि लंबे बालों वाले आदमी के जाने के बाद उसने उन सबको मार दिया। इससे लंबे बालों वाले आदमी पार्क को गुस्सा आता है तो पार्क अपनी गन निकालता है और शार्क पर एम करता है, लेकिन ताऊ जल्दी से कूद कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे यहाँ पे अब कुछ बेवकूफी ना करने के लिए कहता है। शार्क बस उसके पास से निकल जाता है, कहता है कि वो मार्क से इन्फॉर्मेशन किस न किस तरीके से ले लेगा। दूसरी साइड रेगिस स्कूल से लौट रहा होता है शीन और लॉसर के साथ। जब वो दूर से शार्क और फैटी को एक बिल्डिंग पर खड़े देख लेता है, शीन उसे बात करने के लिए मुड़ता है, लेकिन रेगिस बिल्कुल गायब हो जाता है और शार्क और फैटी से एक सुनसान पार्क में मिलता है। शार्क उसकी बहादुरी की तारीफ यहाँ पे करता है, लेकिन कहता है कि ये बहुत ही बेवकूफी है। जवाब में रेगिस उसे बड़ी बड़ी गालियां देता है, जिससे शार्क गुस्से में अपनी चाकू रेगिस पर फेंकता है। रेगिस यहाँ आसानी से चाकू को हवा में पकड़ लेता है और शार्क से कहता है कि उसके जैसे कमजोर अब यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे कर सकते। शार्क यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और चाकू के साथ उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेगिस आसानी से उस पर हमले से बच जाता है। फिर वो अपनी वो स्किल यूज करता है जो उसके पूरे शरीर को फ्रीज कर देती है। रेगिस सीधा हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क अब कुछ हद तक ब्लॉक कर लेता है। सिर्फ उसके चेहरे पर एक स्क्रैच आता है। वो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेगिस फिर से टाइम स्टॉप यूज करता है और हमला करने की कोशिश करता है। इस बार शार्क भी बाल बाल बच जाता है। अपनी जान बचाते हुए दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन फैटी यहाँ पे आपको छोटे छोटे एक्सप्लोसिव फेंकता है जो दोनों को पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। वो शार्क को एक पैलेट देता है और कहता है कि रेगिस को हल्के में मत लेना। शार्क मजबूरन पैलेट मुंह में डाल लेता है। अचानक उसके मसल्स बढ़ने लगते हैं और उसका ऑरा पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और यहाँ पे अब वो पलक झपकाते ही वो रेगिस के पीछे आकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेगिस पीछे कूद जाता है। शार्क फिर से उसके पीछे आकर हमला करता है, लेकिन जब रेगिस पंच मारने की कोशिश करता है वो फिर से चाकू रेगिस पर फेंकता है, लेकिन रेगिस आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अपनी स्पेशल स्किल यूज करने की कोशिश करता है जो इस बार काम नहीं करती। शार्क उस पर हंसता है और कहता है कि उसकी अब वो जो ट्रिक है वो उस पर काम नहीं करेगी। उसका मजाक उड़ाता है। ये सुन के रेगिस को गुस्सा आ जाता है और उससे पहले वो रिएक्ट यहाँ पे कर पाता, रेगिस शार्क के पीछे आकर उसकी रीढ़ की हड्डी पर पंच मार देता है, जिससे कि शार्क अब वो दर्द से चीख उठता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रेगिस इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसकी जान यहाँ पे वो चली जाती है, लेकिन रेगिस बीच में रुक जाता है जब फैटी रेगिस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और शीन और लॉसर के बेहोश शरीर को दिखाता है। शीन और लॉसर को फ्लोर पर ले आता है और उसे चुपचाप उसके साथ आने को कहता है। रेगिस उनको बचाने के लिए उसके साथ जाने को मान जाता है और फिर वो लोग उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाते हैं और गलती से एक अलग कमरे में ले जाते हैं, जहां वो देखकर हैरान होती है कि शीन और लॉसर वही जमीन पर पड़े होते हैं, जबकि शार्क उन्हें मारने की धमकी देता है अगर उसने फ्रैंक को इस बारे में कुछ बताया। तो शायरा फ्रैंक और रे को बताने के लिए आती है कि रेजिस के साथ कुछ हुआ है।
वो बताती है कि उनके बीच एक बहुत ही धुंधली न्यूरल कनेक्शन है और जब कोई भी एक बेहोश होता है या मारता है तो वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, जो ये मतलब है कि रेगिस या तो बेहोश है या मर चुका है। इसीलिए अब वो रेगिस को ढूंढने जा रही है। फ्रैंक रे को बताता है कि शीन ने उसे ईमेल किया था कि वो और उसका लॉसर दोस्त भी खेलने आ रहे हैं, लेकिन अब जब वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कोई भी कॉल उठा नहीं रहा है। वो और फ्रैंक शायरा के पीछे चलने लगते हैं। सेफ हाउस में रेगिस आखिरकार जग जाता है और खुद को कुछ लोगों के बीच घिरा देखता है। शार्क उसे धमकी देता है और उसके गले पर छुरा रखता है, लेकिन मार्क उसका चेहरा घुमाता है और कहता है कि रेगिस सिर्फ एक मनचला बच्चा है, जो उससे इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता और उन्हें जो करना है वो उसके साथ कर सकते हैं। रेगिस हमेशा की तरह अपनी तेज़ जुबान इस्तेमाल करता है और दोबारा शार्क को गाली देता है, जिसकी वजह से उसे तेजी से उसके चेहरे पर एक मार पड़ती है। शीन भी आखिरकार जग जाता है और अपने आप को इन लोगों के बीच घिरा हुआ देखकर हैरान होता है, लेकिन तुरंत उसका ध्यान उसके बेहोश लॉसर दोस्त पर जाता है। उसे उठाने की कोशिश करता है और जब वो जागता है तो शीन आसपास देखता है और रेगिस को पिटते हुए देखता है। वो मार्क से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। रेगिस बीच में बोलता है कि मार्क ने अपनी इंसानियत को पावर पाने के लिए खो दिया है, इसीलिए आप उसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। दोनों बेहोश होकर कंफ्यूज हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देता। शार्क शीन को कॉलर से पकड़कर उठाता है और उसके गले पर छुरा रखकर उसे जवाब लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता नहीं है और कहता है कि वो सिर्फ बच्चे को स्कूल जाते हुए देखता है, जहाँ वो काम वहाँ पे वो करता था। शार्क इस पर गुस्सा होता है और शीन को ज़मीन पर गिरा देखता है और उसका सर वहाँ पे वो कुचल देता है। पार्क उसे संभालने को कहता है, लेकिन शार्क कह देता है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनकी जान बचे ना या बचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कहना है कि उनका मरना अच्छा हुआ क्योंकि अब वो उन्हें देख चुके हैं। तब उसे रुकने को कहता है और कहता है कि उनकी यादों को दवाइयों से मिटा दिया जा सकता है, इसीलिए उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिरॉन्स बीच में बोलता है कि बच्चों को मारना ही होगा और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। शार्क इस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और ताऊ को धक्का देता है और लॉसर की तरफ बढ़ता है, लेकिन शीन उसके पाँव पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं है। शार्क भी किसी तरह शीन से अपना पाँव छुड़ाता है और लॉसर को मारने का फैसला करता है, लेकिन रेगिस बीच में आ जाता है, जिसका हाथ स्पेशल शैकल से बंधा होता है जो उसकी ताकत को रोकता है। शार्क उसे रास्ते से हटाने के लिए कहता है, लेकिन रेगिस हमेशा की तरह दोबारा शार्क को गुस्सा दिला देता है, जिसकी वजह से उसका पंच रेगिस के चेहरे पर पड़ता है। वो फिर से उसके पास जाता है और उसके बालों से उठा लेता है और शीन शार्क पर हमला करता है, जो उसे लगता है कि शीन किसी भी और हाई स्कूलर की तरह है और बस उसे पंच मारकर दबा देगा, लेकिन शीन उसके पंच से बच जाता है और अपना ही एक पंच उसके चेहरे पर मारता है। शार्क रेगिस को ज़मीन पर गिरा देता है और शीन की तरफ मुड़कर दोनों हाथ और फिर गला पकड़कर उसे मारने लगता है। लॉसर तुरंत उसके पास भागता है और उसका हाथ पकड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे मार मार के इतना मारता है जब तक उसका शरीर बेहोश ना हो जाए, और वो बेहोश हो जाता है। रेगिस अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके शैकल्स की वजह से उसकी पावर बेकार है, लेकिन तभी मार्क डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया और शार्क के पास जाता है और फिर से वो वॉल्वरिन बन जाता है और उसका दायां हाथ वहाँ पे काट देता है, जिससे वो शीन को छोड़ देता है और उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ शीरा सेफ हाउस पर पहुंच चुकी है और एंट्री की तरफ बढ़ रही है, जहां उसका रास्ता फैटी रोक लेता है, जो उसे ये पूछता है कि उसका यहाँ क्या काम है। शीरा धीरे से उसे रास्ता छोड़ने को कहती है, लेकिन फैटी को ये समझ आता है कि वो एक नॉबल्स में से है जो खास शक्तियों के हाथ है और तुरंत उसके ऊपर कुछ बॉम्ब फेंकता है। जबकि वो पीछे हटने लगता है, वो मुस्कुराते हैं सोचकर कि उसने शीरा का काम तमाम कर दिया है। जब धूल साफ होती है तो वो उसकी परछाई देखता है और उसके टॉर्सो में एक तेज दर्द महसूस करता है। उसको ये देखकर समझ आता है कि उसका टॉर्सो शीरा ने बिना किसी को पता चले ही काट दिया है और वो समझ जाता है कि ये लड़ाई के लिए अच्छा जगह नहीं है और उसने उस पर और कुछ बॉम्ब फेंक दिए। फिर वो गायब हो जाता है। फ्रैंक भी उसे पीछे चलता है, लेकिन गेट के बजाय उन्होंने सीधे रूफ टॉप पर उतरने का फैसला करते हैं। वहाँ उनके पार्क मिलता है जो उनका इंतज़ार कर रहा था। वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं।
और फ्रैंक जैसे सबसे कूल बंदे के रूप में रेसी से कहता है कि वो आगे बढ़े और वो बाद में उनके साथ जुड़ेंगे। फिर उसने अपने हाथों में अंधेरे शक्ति का संकेत करने के लिए डार्क एनर्जी को समन किया और पार्क पर हमला कर देता है। पार्क को लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने बचाव के लिए पूरा ब्रीफ केस होता है और वो फ्रैंक के पंच को रोकता है, फिर अटैक करता है, लेकिन फ्रैंक डॉज कर लेता है और दोनों अपनी पोजीशंस अदला बदली करते हैं। फ्रैंक और पार्क का पसंदीदा हथियार एक होता है जिससे वो एक बंच ऑफ डार्क एनर्जी शार्ड्स बनाते हैं और उसे पार्क पर गोलियां चलाता है, जो फिर से अपना ब्रीफकेस अपने शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। जबकि फ्रैंक सीरियस होने लगता है और पूरा यहाँ पे छत 2 हिस्सों में यहाँ पे काट देता है। जब धूल साफ होती है तो फिर से पार्क उसे अपने स्निपर से गोली मारता है, लेकिन फ्रैंक उसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पीछे हट जाता है और पार्क अपनी बंदूक को एक मिनी वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर से वो अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसका सर के पास एक दूसरी छुपी हुई पिस्तौल को निशाना बनाता है। उसके सर पर उसे चेकमेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक डॉज करता है और पार्क 2 पिस्तौल निकालता है और उसे दौड़ते हुए उस पर गोलियां चलाता है, जबकि फ्रैंक उन्हें डॉज करता है। फ्रैंक एक बहुत ही मजबूत स्लैश का इस्तेमाल करता है जो डार्क एनर्जी से बना होता है, लेकिन पार्क उसे डॉज करता है और ज़मीन पे उतर जाता है। जिम समझाता है कि अगर ये ऐसे ही होता रहेगा तो फ्रैंक का फ़ायदा होगा, इसलिए वो भी टैबलेट लेकर अपना मुंह में डाल लेता है। उसमें एक सिमिलर चेंज होता है और वो एक काले बंदे में बदल जाता है जो एक काला ऑरा के साथ होता है। फ्रैंक उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे 1 इंच भी मूव नहीं करने देता है। पार्क बस उसके पीछे कूद जाता है और उसके सर पर अपनी बंदूक निशाना बनाता है। इस बीच मार्क को पता है कि वो शार्क को हरा नहीं सकता अगर वो उभर जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन शार्क अपने आप को बचा लेता है और मार्क को पीछे ढकेल देता है। उसने फिर से अपनी चाल को रोक देता है, जिससे वो सीधा बच्चे के सामने खड़ा होता है। फिर उसने अपनी सबसे मजबूत स्लैश का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि अगर वो रास्ते से हट गया तो उसके पीछे के बच्चे मर जाएंगे। शार्क वही करता है जैसे वो उम्मीद करता था और नुकसान का सामना करता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। शार्क उसकी तरफ चलता है और उसे हारने को कहता है। वो फिर से खड़ा होता है। शार्क नाइफ निकालते हुए कहता है कि लड़ाई यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, लेकिन रेगिस उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने देता और मार्क पास आकर शार्क को पेट में मारता है और उसे दीवार पर पटक देता है। रेगिस कहता है कि उसे पीछे हटने को और वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शार्क तुरंत खड़ा हो जाता है और अपनी गोली खा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका नॉर्मल रूप में वो उसका सामना नहीं कर सकता है। रेगिस को लगता है कि वो एक रैम्पेज पर ही है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे जंप किक करता है, फिर उसके सर पर पंच मारकर उसे दूर फेंकता है। शार्क अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रेगिस उसके पास चलता है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जब वो अंत तक मारना चाहता है तभी रांस बीच में आ जाता है और रेगिस को पीछे हटाता है। उसने तुरंत टैबलेट खा लिया है और शार्क से पूछता है क्या वो खड़ा हो सकता है। शार्क अब यहाँ पे खुशी से यहाँ पे खड़ा हो जाता है, सोचकर कि क्रायन्स के साथ मिलकर वो इस लड़ाई को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। लेकिन सबकी हैरानी की बात यह है कि क्रायन्स शार्क के शरीर से सीधा गुजर जाते हैं और उसे पूरी तरीके से खा जाते हैं, जो कि उसे पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। रेगिस उसे देखता है और उसके ऊपर अपनी मैजिक ब्लास्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रायन्स उसे आसानी से भगा देता है। उसने तुरंत रेगिस के साथ एक जादुई पंच का इस्तेमाल किया, लेकिन क्रायन्स ने उसे आसानी से मारा और उसका सर ज़मीन पर पटक दिया। रेगिस ज़मीन पर लेटा हुआ होता है, लेकिन रांस जो अब तक छुपा था वो मार्क की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मैग्रीजियस अभी भी अपने आप को ख़त्म नहीं किया है और वो फिर से अब उठकर एक और जादू की गोली को चार्ज करने लगता है। वो वहाँ ढका रहता है, लेकिन जब धूल साफ होती है तो वो देखता है कि क्रायन्स पूरी तरीके से ठीक है और वो तुरंत रेजिस की तरफ भागता है और उसे उतना मजबूत अपर मारते हैं कि वो छत से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वो उसकी तरफ चलने लगता है, लेकिन फिर से एक आकर्षण महसूस करता है और वो एक शॉकिंग फेस के सतक देखता है कि वो कौन है जो उसकी तरफ चला आ रहा है, जो दिखने में बहुत यहाँ पे कूल लग रहा होता है। छत पर पार्क फ्रैंक को गन पॉइंट पर रखता है और फ्रैंक सोचता है क्या वो अपना असली शक्ति को छोड़ दे या नहीं।
उसे समझ में आता है कि अगर वो अपने लीड पावर का यूज़ नहीं करता है तो उसे यही धूल हरा सकती है, लेकिन उसके लिए अपने मास्टर की ऑर्डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पार्क ने अब कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। गलत टाइम पर उसने फ्रैंक को कहा कि उसके बाद जब वो उसे मार डालेगा तो उस बेवकूफ़ को भी मार देगा जो अंदर गया है। ये सुनकर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और वो काले ऑरा से घिरा हुआ होता है जो पार्क के हाथों में थी, जिसे वो अपने हाथ से जला देता है। वो तुरंत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि उसका सबसे बड़ा गलती जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है उसके मास्टर रे को बदनाम करने में, जो उसे बुरा बनाता है। इससे पहले कि उसका गुस्सा शांत होता तब तक उसने अपने असली डार्क एनर्जी को रिलीज़ कर दिया होता है। उसने पार्क को इसका दोष दिया और उसे कहता है कि उसके लिए भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। एक विशाल स्पेयर डार्क एनर्जी का एक और घना बादल उनके ऊपर बनता है जब बहुत सारे डार्क एनर्जी स्पेयर्स में बदल देता है और उन सभी को पार्क की तरफ बढ़ता है। पार्क को वो गोलियां लग जाती हैं और उसकी शक्तियां पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। जब वो अपने नॉर्मल रूप में लौटता है और ज़मीन पर गिर जाता है, शीरा भी वहाँ पहुँचती है और देखती है जब फ्रैंक गिरते पार्क की तरफ जाता है ताकि वो पार्क का खेल पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। शीरा, जो बहुत ही दयालु है, फ्रैंक से पूछती है कि क्या वो सच में पार्क को मारने जा रहा है, जिसका जवाब देता है कि हाँ, लेकिन उससे मारने से पहले पार्क शीरा को देखता है और उससे कहता है कि बच्चे नीचे डेंजर में हैं और वो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द जाएं। उसने उनसे बच्चों के लिए माफ़ी मांगता है। बच्चों के लिए उसकी फ़िक्र देखकर उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है और फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो उसे नहीं मार सकता। शीरा वापस अंदर जाती है और जब वो ऊपर फ्लोर से गुजरती है तब वो फिर से फैटी से मिलती है जो नीचे की पिल ले चुका है और पूरी तरीके से तैयार होकर हाथ में एक पूरा रॉकेट लॉन्चर पकड़ कर रखा है। वो उस पर एक मिसाइल को छोड़ देता है, लेकिन शीरा उसे बस अपने हाथों से हटाती है। फिर अपने सोल वेपन निकालती है। फैटी फिर से उस पर एक मिसाइल को छोड़ता है, लेकिन इस बार वो उसका जवाब देती है अपने वेपन का यूज़ करके और मिसाइल को 2 टुकड़ों में काट देती है। उसके लॉन्चर के साथ ही साथ फैटी को 2 टुकड़ों में काट देती है। मेन फ्लोर पर रे कमरे में आता है और सीधा क्रांस के पास चलता है। अब क्रांस उसे देखता है और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन उसे पूछकर रे कहता है कि उसने उसे बोलने का अधिकार किसने दिया। क्रांस इस बयान से हैरान होता है, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले अचानक उन दोनों के बीच तनाव महसूस होता है और फिर तुरंत ही वो अपने साथ ताओ को ज़मीन पर घसीट के बांध देता है, जो एक भारी मात्रा में ग्रेविटी के साथ उन्होंने निचोड़ा है, जो कि रे के अनेक शक्तियों में से एक है। क्रेयॉन्स अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता है, लेकिन रे फिर से उसे पूछता है कि क्या किसी ने उसे हिलने की परमिशन दी है, और ये कहते हुए वो उसके मुंह को ज़मीन पर बिना टच के नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पे क्रेयॉन्स किसी तरह से खड़ा हो जाता है और वहाँ के पिलर्स गिरा देता है, जो रे के पीछे गिरने पर सारी जगह को बर्बाद कर देता है, लेकिन रे खुद को बड़ी आसानी से सेफ रख लेता है। क्रेयॉन्स अपने 2 धारी तलवार निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो रे की तरफ वहाँ पे कूद जाता है और उसे एक धार से हमला करता है। हमला इतना ताकतवर होता है कि लगभग पूरी जगह टूट जाती है और धूल इधर उधर होती है। शीन और दूसरे लोग रे के लिए डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता नहीं होता कि वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन जब धूल साफ होती है तो उन्हें पता चलता है कि रे ने क्रेयॉन के हमले पूरी तरीके से रोक दिया था। बस यहाँ पे क्रेयॉन्स के हाथों को पकड़कर, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, रे क्रेयॉन्स को दीवारों में पटक देता है और फिर जब क्रेयॉन्स वापस खड़ा होता है तो वो महसूस करता है कि शार्क की पावर अब्सॉर्ब करने के बाद भी वो रे का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से रे की तरफ दौड़ता है ताकि वो रे की पावर भी अब्सॉर्ब कर ले। सभी इसे ऐसा करने से रोकते हैं और तभी ताओ को रियलाइज़ होता है कि ये उसकी भी ड्यूटी है, इसलिए वो उसके पास भाग जाता है और वो भी अपने पिल्स खा लेता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन ताओ जानता है कि उसे भी एक जिम्मेदारी है, उसे पूरी करनी है। वो क्रेयॉन्स के पास जाता है और टैबलेट अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन क्रांस इतना बेसब्र होता है कि उसने ताओ का सिर हवा में उठाकर उसे जल्दी से गोली खाने को कहता है। बेचारा लॉसर को ताओ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से बच्चों की मदद कर रहा था और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वो रे से उसे बचाने को भीख मांगता है, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, लेकिन रांस टेल को जल्दी से बदल जाने को कहता है और फिर उसे पहले लॉसर को मारने की धमकी देता है। इसे ताओ को गुस्सा आता है और वो अपने जादू से क्रेयॉन्स के गले के चारों तरफ
तार लपेट देता है, उसे पीछे धकेलते हुए और अपने ग्रुप की तरफ कूद जाता है, ये कहते हुए कि वो कभी भी उसका साथ नहीं देगा बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे उससे भरे क्रांस के पास सुपर स्पीड होती है और वो आसानी से ताओ तक पहुंच जाता है। उसका चेहरा फिर से पकड़कर और एक ताकतवर पंच मारने का इरादा होता है जिससे वो मर जाए, लेकिन उसे रे रोक देता है जो बस स्टॉप कहता है और ये कहना कि रांस के खोखले शरीर को अपनी जगह पर रुकने को मजबूर कर देता है। रे इसके बाद वो लॉसर के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसने क्यों उसे रे की जान बचाने के लिए भीख मांगी। लॉसर कंफ्यूज दिखता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन रे उसे कहता है कि वो दोस्त हैं और तो वो उसे हेल्प मांग सकता है। रे क्रेयॉन्स की तरफ मुड़ता है और फाइट को यहाँ पे ख़त्म करने का फैसला करता है। वो अपना हाथ उठाता है और वहाँ आसपास की हर एक खून की बूंद कमरे के अंदर रे के सर के आसपास घूमने लगती है। ये सभी को पूरी तरीके से शॉक कर देता है। रेगिस भी ये देख कर हैरान होता है और कहता है कि इस तरह का जादू सिर्फ नॉबल्स ही कर सकते हैं। रांस ब्लड के स्प्रेड होने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो वो हार जाएगा। इसीलिए वो रे की तरफ दौड़ता है, लेकिन रे भी तैयार होता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे पीछे ढकेल देता है और फिर उस जगह में मौजूद सारे ब्लड का इस्तेमाल करके क्रेयॉन्स को पूरी तरीके से काट कर उसे मार देता है। फाइट खत्म हो जाती है और एंड में सब घर वापस लौट जाते हैं और पार्क और वो लोग ताओ को हेल्दी कर देते हैं, जबकि फ्रैंक माफ़ी मांगता है अपनी शक्तियों को ज़रूरत के समय छोड़ देने के लिए। लेकिन रे उस पर भरोसा करता है और जानता है कि अगर उसने रे के वादे को तोड़ा है तो उसमें ज़रूर कुछ खास वजह होगी जिस वजह से उसे कोई और रास्ता नहीं मिला। फ्रैंक को ये सुन के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैप्पीनेस होती है कि उसके मास्टर उस पर इतना भरोसा करता है और वो उसे तारीफ़ करता है। और फिर सब लंच करते हैं। लंच के बाद मार्क पार्क और ताओ को बात करते हुए सुन लेता है। वो चाहते थे कि वो अपना मौत के बहाने बनाकर वो यूनियन छोड़ दे क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मार्क ये सुनकर फ्रैंक के पास जाता है, उसके सामने झुक जाता है और उससे भीख मांगता है कि वो पार्क और ताओ की भी यहाँ की उनके साथ रहने दे, क्योंकि वो जानता है कि यूनियन कहीं ना कहीं से उन्हें ढूंढ लेगा और मार देगा। फ्रैंक उसे मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका भी घर है, और वो ये भी कहता है कि वो दोनों इस घर में रुक सकते हैं क्योंकि वो भी मेरा बहुत काम आ सकता है। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे एंड हो जाती है। लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको ये एनीमे कैसी लगी और अगली कौन सी एनीमे की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।